फार्माकोलॉजी स्टार्ट करते हैं। फार्माकोलॉजी का हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली फार्माकोलॉजी है क्या। तो वो फार्माकोलॉजी ऐसी साइंस है जो कि डील करती है विद द ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स के साथ। अच्छा, अब इसकी ना फर्दर बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे कि फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। अब फार्माकोडायनेमिक्स क्या है और फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, ये दोनों ना जनरल प्रिंसिपल्स में आते हैं फार्माकोलॉजी के। अच्छा, अब अगर हम देखें फार्माकोकाइनेटिक्स को, तो जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ आई है, कोई मेहमान आया है हमारी बॉडी के अंदर, कोई फ़ॉरेन चीज़ आई है, कोई ड्रग आई है, तो हमारी बॉडी उससे किस तरीके से डील करती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। और वो जो मेहमान हमारी बॉडी के अंदर आया है, वो जो ड्रग हमारी बॉडी के अंदर आई है, वो ड्रग क्या क्या एक्शन परफॉर्म करती है, अपना क्या क्या मतलब अमल दखल दिखाती है, उसको हम कहते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। उसके बाद अगर हम फार्माकोकाइनेटिक्स को ही देखें तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है ना कि सबसे पहले ये होगा कि जो ड्रग है या फॉरेन मटेरियल है, मेहमान है, वो आया कैसे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि चलें आ तो गई है, अब आगे क्या होगा उसके साथ, और आगे वो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। एब्जॉर्ब होकर किस में आएगी, प्लाज्मा में आएगी, ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगी। उसके बाद क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगी टू द डिफरेंट टिश्यूज़, टू द लिवर, ठीक है। तो आपको पता है कि लिवर में जाके चीज़ें क्या होती हैं, मेटाबोलाइज होती हैं, ठीक है। उसका मेटाबॉलिज्म होगा और उसके बाद जो है वो ड्रग क्या एलिमिनेट हो जाएगी बॉडी से, रिमूव कर दिया जाएगा उसको जब वो अपना एक्शन परफॉर्म कर लेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एडमिनिस्टर हमने उसको बॉडी में के अंदर लाए कैसे, ठीक है। राउट्स ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये ऐसा नहीं होता कि आप पैनाडोल को आईवी लगा दो या फिर उसको मतलब कि इंजेस्ट कर लो, इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। हर चीज़ को हम देखते हैं कि अगर तो हमें किसी भी कोई भी ड्रग है उसका हमें रैपिड एक्शन चाहिए, ठीक है, फ़ौरन ही उसका एक्शन चाहिए, तो वो क्या होगा कि वो हम आईवी के ज़रिए देंगे, ठीक है, ताकि डायरेक्ट ही वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर हो जाए और ये जो भी एब्जॉर्प्शन वाला जो था मतलब पंगा, ये उसको ना करना पड़े। उसके बाद हमारे पास दो जो है वो मेजर रूट्स हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है। एक हमारे पास है एंट्रल और दूसरा है हमारे पास पार एंट्रल, ठीक है। अगर हम एंट्रल की बात करें पहले, तो वो हम माउथ के ज़रिए से जो भी ड्रग ले रहे हैं वो एंट्रल रूट में आ रही है, ठीक है। अब माउस में हम उसको इंजेस्ट भी कर सकते हैं, मतलब स्वेलो भी कर सकते हैं, उसको बॉडी के अंदर भी लेके जा सकते हैं, या फिर हम उसको टंग के नीचे भी रख सकते हैं, ठीक है। ये जो एंट्रल रूट है ये सबसे ज़्यादा जो है वो सिंपल है, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपने ना कोई सिरिंज का रोला करना है, ठीक है, ना कोई टीका टूका लगाना है, आपने सीधा उसको इंजेस्ट कर लेना है, खा लेना है, ठीक है, या सिरप है तो पी लेना है, या कोई उसको टंग के नीचे रख लेना है, बस। सबसे कन्वीनियंट है, सबसे कॉमन है, सबसे सिंपल, सबसे कन्वीनियंट और सबसे इकोनॉमिकल है, ठीक है। आपको सिरिंजेस लेनी नहीं पड़ती, ख़रीदनी नहीं पड़ती, ठीक है, बल्कि आपने बस उसको पानी के साथ खा लेना है। दूसरा ये है कि जब कोई आप सिरिंज मतलब आप कोई इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, तो उस कोई आप पंक्चर नहीं कर रहे किसी भी वेसल को, तो उस साइट से मतलब कोई ऐसी साइट ही नहीं आप प्रोवाइड कर रहे बैक्टीरिया वायरसेस को कि वो उनके साथ जो है वो एंटर हो जाए, ठीक है, या फिर वो जो है वो कोई ज़ख़म जैसा प्रोड्यूस हो जाए जैसा कि इंजेक्शंस के साथ होता है। तो ये जो एंट्रल रूट हो गया ये सबसे ज़्यादा कॉमन हो गया, सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल हो गया, ठीक है। और दूसरा इसमें इन्फेक्शंस का जो रिस्क है वो कम हो गया, ठीक है। इसका मसला एक ये होता है कि जो स्टमक होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो ये जो ड्रग जा रही है स्टमक के अंदर जाएगी, स्टमक की पीएच जो होती है वो बहुत कम होती है, तो इतनी लो पीएच जो है वो इस ड्रग के एक्शन को इनएक्टिवेट कर सकती है, ठीक है, इनएक्टिवेट कर सकती है। अब ड्रग इनएक्टिवेट हो गई तो जिसके लिए हमने उसको, जिस मसले के लिए हमने उसको लिया था वो तो ख़त्म ना हुआ, ठीक है। तो ये इसके लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इंटेरिक कोटिंग करते हैं, ठीक है। इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं एस्पिरिन की। जो हमारी एस्पिरिन है वो हमारे स्टमक में जाके एक इरिटेशन का मतलब इरिटेशन कॉज करती है, उसका इफेक्ट जो होता है वो अच्छा नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, हम एस्पिरिन को कोट कर देते हैं, ठीक है। उसको कोट करने से क्या होता है कि ये जो केमिकल का इन्वेलप जो एस्पिरिन के ऊपर चढ़ गया है वो स्टमक की इन्वायरमेंट में एस्पिरिन को डिज़ोल्व नहीं होने देता, एस्पिरिन स्टमक की इन्वायरमेंट में बाहर नहीं आती, ठीक है, और ईजिली स्टमक से पास होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ये जो इसका कोट होता है ये डिज़ोल्व हो जाता है, और यहाँ पे फिर जो है वो एस्पिरिन अपना एक्शन जो है वो स्टार्ट कर देती है। दूसरा है हमारे पास एक्सटेंडेड रिलीज़ प्रिपरेशन। उसमें क्या होता है कि हम एक ऐसा कोट, एक ऐसी कोटिंग कर देते हैं, ठीक है, जो कि हमारी ड्रग को ईज़िली मतलब बहुत जल्दी से वो रिलीज़ नहीं होने देती, बल्कि एक कांस्टेंट लेवल मेंटेन करती है, और मतलब इंक्रीज़ और लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है।
जब उसके ऊपर ड्रग के ऊपर एक स्पेशल एक्सटेंडेड रिलीज़ मेडिकेशन मतलब जो भी है उसके ऊपर जब हम एक स्पेशल कोटिंग कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि वो इमीडिएटली रिलीज़ नहीं होगी, ठीक है। ये नहीं कि उसकी इमीडिएटली कंसनट्रेशन ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और फिर फ़ौरन फॉल कर गई है, ठीक है। ऐसी ड्रग्स जिनकी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है, मतलब वो 2 मिनट के अंदर ही जो है वो पहले 50% 100% थी और 2 मिनट के अंदर ही जो है वो 50% हो गई है, ठीक है। तो ये इतनी छोटी हाफ लाइफ वाली जो भी ड्रग्स होती हैं उनके लिए हम क्या करते हैं कि हम उनके ऊपर कोटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एक अपना लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन जो है वो अपना रखती हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम मॉर्फिन की एग्जांपल लें तो जो मॉर्फिन होती है उसकी जो हाफ़ लाइफ होती है वो हमारे पास होती है तकरीबन 4 आवर्स, ठीक है। 2 to 4 आवर्स जो है वो हमारे पास मॉर्फिन की हाफ़ लाइफ होती है। अब 24 घंटे अगर हमने किसी बंदे को एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट के अंदर रखना है, ठीक है, तो 24 आवर्स के लिए हमें मतलब 4 घंटे भी अगर हम मैक्सिमम लें उसकी हाफ़ लाइफ के, यानी 4 घंटे अगर भी वो अपना एक्शन रखती है तो हमें 4x6 हमें 6 डोजेज़ देनी पड़ेंगी 24 आवर्स एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट रखने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इस मॉर्फिन को इसी एक्सटेंडेड रिलीज़ प्रिपरेशन के फिनोमिना के ज़रिए हम उसको कोट कर देते हैं और उस कोटिंग से ये होता है कि वो अपना जो एक्शन है वो परफॉर्म करती रहती है और हमें सिर्फ 2 डोजेज़ जो हैं वो देनी पड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सबलिंगुअल, ठीक है। सबलिंगुअल में ये होता है कि हम टंग के नीचे किसी भी ड्रग को रख देते हैं, किसी भी टैबलेट को रख दिया और वो आपको पता है ना टंग के नीचे बहुत ज़्यादा मतलब कि कैपिलरीज़ और वेन्स और ये मतलब आर्टरीज़ और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो उसका नेटवर्क टंग के नीचे बहुत एक्सटेंसिव है अगर आप लोग देखें तो जब हम वहाँ किसी भी ड्रग को प्लेस करते हैं तो वो उसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। दूसरा ये होता है कि आपने उसको फ़र्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है, उससे बचा लिया। अब फ़र्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या है? फ़र्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में ये होता है, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट दे देती हूँ, बाकी आगे हमने पढ़ना है इसको। उसमें ये होता है कि लिवर जो है जब उसके पास पोर्टल सर्कुलेशन से ब्लड आता है तो लिवर जो के अंदर मतलब लिवर में जब वो ड्रग आती है तो लिवर उसको मेटाबोलाइज कर देता है और जिसकी वजह से ड्रग जो होती है वो इनएक्टिवेट हो जाती है और मतलब बहुत सारा उसका जो भी एक्शन होना था, ठीक है, उसको रोक लेते हैं लिवर, ठीक है। अब ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को भी प्रिवेंट कर लिया हमने सबलिंगुअल डोज से। दूसरा हमने स्टमक की जो इंतहाई लो पीएच थी उससे भी बचा लिया, ठीक है। अब हमने ओरल एडमिनिस्ट्रेशन भी देख ली, सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन भी देख ली, फिर हमारे पास होती है बकल। बकल में ये होता है कि हम चीक और गम के दरमियान में किसी भी जो है वो टैबलेट या किसी भी ड्रग को प्लेस कर लेते हैं और वहाँ से जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है और ये बिल्कुल सबलिंगुअल रूट की तरह है। उसके बाद आता है हमारे पास पार एंट्रल रूट्स, ठीक है। पार एंट्रल रूट हम उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, उन ड्रग्स के लिए है जो जीआईटी ट्रैक मतलब जीआई ट्रैक से ईज़िली एब्जॉर्ब नहीं हो पाती, जिनको स्टमक जो है या इंटेस्टाइन जो है या लिवर जो है वो मतलब कि उनका इफ़ेक्ट को रोक देता है। उन ड्रग्स की जो एब्जॉर्प्शन है वो सही तरीके से नहीं हो पाती, ठीक है। या फिर ऐसा पेशेंट जो कि अनकॉन्शियस है और हमें रैपिड एक्शन चाहिए तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम पार एंट्रल रूट इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म था, यानी हमारी बॉडी में जब कोई ड्रग आई थी तो पहले इससे पहले कि वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती वो पोर्टल सर्कुलेशन में गई और पोर्टल सर्कुलेशन से फिर वो हमारे लिवर के पास गई। लिवर साहब ने क्या किया कि वहाँ पे जो है कॉन्जुगेशन के या दूसरे मतलब कितने प्रोसेसेस लिवर के अंदर मेटाबॉलिज्म साइटोक्रोम P450 होता है, ठीक है, वो ड्रग को क्या करता है, इनएक्टिवेट भी करा सकता है, ठीक है। तो यानी ड्रग की जो इफेक्टिवनेस थी या ड्रग का भी जो भी काम था, एफिकेसी थी, उसको लिवर ने लिमिट कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। इस फर्स्ट पास इफ़ेक्ट से बचने के लिए, हार्श जीआई कंडीशंस से बचने के लिए, ठीक है, हम कौन सा रूट इस्तेमाल करते हैं, पार एंट्रल, ठीक है। दूसरा इसका ये तो हमने फ़ायदा बता दिया, अब इसका कोई नुकसान भी तो होगा ना। जब बहुत सारे लोगों में जो है वो इंजेक्शन का एक फ़ियर होता है, ठीक है, एक वो हो गया। दूसरा हमारे पास जब भी कोई नीडल हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो ऑब्वियसली हमें पेन होता है, वो हो गया। तीसरा, जब कोई नीडल हमारे बॉडी के अंदर जा रही है तो वहाँ पे जो टिश्यू है लोकली वो क्या होता है, डैमेज होता है, लोकल टिश्यू डैमेज हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया कि अब एक पंक्चर आपने क्रिएट किया है, वहाँ से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी जो है वो अंदर जा सकता है, तो आपने इन्फेक्शन का एक रास्ता खोल दिया, ठीक है। तो ये इसके हम कह सकते हैं कि डिसएडवांटेजेस हैं। जो पार एंट्रल रूट्स हैं हमारे पास उसमें सबसे जो कॉमनेस्ट है वो इंट्रावीनस है, ठीक है। आईवी रूट जो होता है वो सबसे कॉमन है। ऐसे केमिकल्स, ऐसी ड्रग्स जो कि अगर हम ओरली लेंगे तो अंदर जाके वो कोई भी हमारे पास यानी कह सकते हैं कि कोई भी
इरिटेशन कॉज कर सकती हैं, ठीक है, कोई भी मसला कर सकती हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, उनको हम आईवी के ज़रिए देते हैं। दूसरा ये कि हमने अगर रैपिड एक्शन हमें चाहिए, ठीक है, फ़ौरन ही हमें 100% एब्जॉर्प्शन, 100% बायो अवेलेबिलिटी चाहिए, तो वो भी हम आईवी के ज़रिए ही ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि हम जो भी ड्रग दे रहे होते हैं आईवी के ज़रिए, वो फ़ौरन ही सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही होती है, तो रैपिडली जो ब्लड होता है वो उसको डाइल्यूट कर रहा होता है। अगर हम आईवी में देखें ना कि मतलब किस तरीके से हमारी ड्रग आती है, तो सबसे पहले जो हमारी ड्रग में प्लाज्मा की कंसंट्रेशन जब हम ड्रग को देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 0 टाइम था, उस पर हमने कोई भी ड्रग दी है, तो वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन फ़ौरन इंक्रीज़ हो जाती है, और फ़ौरन इंक्रीज़ होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आके विद द टाइम डिक्रीज़ हो जाती है, यानी एलिमिनेट होना शुरू हो जाती है बॉडी से। तो एक टाइम पर क्या होता है कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन जब हम एंटर करते हैं उस ड्रग को आईवी के ज़रिए, तो वो मैक्सिमम होती है, 100% होती है। दूसरा जो हमारे पास है वो है इंट्रामस्क्यूलर, ठीक है। अब अगर हम इंट्रामस्कुलर की बात करें, तो इंट्रामस्कुलर में ये होता है कि ड्रग अगर तो एक्वस सोल्यूशन में है, ठीक है, तो उसकी क्या होगी कि रैपिड एब्जॉर्प्शन होगी। अगर तो वो एक्वस सोल्यूशन में नहीं है बल्कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के सोल्यूशन में है, ठीक है, तो क्या होगा कि ड्रग जो है वो जहाँ पे हमने मतलब इंसर्ट किया है वहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाएगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो डिज़ोल्व होगी, और आहिस्ता आहिस्ता करके डिज़ोल्व होने के लिए का हमें फ़ायदा ये होगा कि उसका जो है हमें एक सस्टेन्ड डोज मिलेगी एक ओवर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कुछ इस तरीके से हमें ग्राफ मिलेगा कि पहले कम थी, ठीक है, फिर उसके बाद जब हमने लिया उसको तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके इंक्रीज़ हुई, और फिर विद द पैसेज ऑफ द टाइम एक उसने सस्टेन डोज जो है वो अपनी मिली। इसकी हमारे पास बुक में जो है वो 2 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। एक हमारे पास जो है वो है हेलोपेरिडोल, ठीक है, जिसका जो है वो न्यूरोलेप्टिक इफेक्ट है, ठीक है, और दूसरी जो हमारे पास लिखी हुई है मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन, जिसका जो है वो कंट्रासेप्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास तीसरा रूट है वो हमारे पास सबक्यूटेनियस रूट होता है, ठीक है। इसमें यह है कि ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की तरह ये भी ना थोड़ा थोड़ा स्लोली एक्शन देता है, आईवी की तरह फ़ौरन एक्शन नहीं देता, फ़ौरन मतलब कि बायो अवेलेबिलिटी 100% फ़ौरन नहीं दे देता, ठीक है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है, और उसके बाद जो है वो जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन या ब्लड स्ट्रीम के अंदर। यहाँ पे देखें कि ये किसी वेन के अंदर नहीं जा रहा, ठीक है, बल्कि कहाँ जा रहा है, सबक्यूटेनियस, हमारी सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर ही जा रहा है, ठीक है। तो अब वेन के अंदर नहीं जा रहा, तो कोई भी हीमोलाइसिस का चांस जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है, कोई भी थ्रोम्बोसिस का चांस जो था वो ख़त्म हो गया। सबक्यूटेनियस रूट को उन ड्रग्स के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो कि हमारे पास टिश्यू की इरिटेशन कराती हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से सवियर पेन हो सकता है और नेक्रोसिस हो सकती है, ठीक हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो भी ड्रग दे रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लिडोकेन की बात करें, ठीक है, अगर हम कोई भी ड्रग दे रहे हैं, लिडोकेन है, ठीक है, उसके साथ हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एपिनेफ्रीन दे देते हैं। एपिनेफ्रीन जो है वो एक लोकल वेजोकंस्ट्रिक्टर के तौर पे काम करती है, और जहाँ पे आपने ड्रग दी है उस साइट से ड्रग इतनी जल्दी रिमूव ना हो, इस चीज़ को इंश्योर कराती है, ठीक है। एपिनेफ्रीन जहाँ पे आपने ड्रग दी है उस जगह पे उस आपने जो सी ड्रग दी है उस वो इजीली रिमूव ना हो जाए, इस चीज़ को इंश्योर कौन कराती है, एपिनेफ्रीन। तो इसलिए हम थोड़ी सी एपिनेफ्रीन जो है वो साथ दे देते हैं। उसके बाद अगर हम इन्हेलेशन की बात करें, दूसरे रूट्स की बात करें, ठीक है, इंट्रल और पारेंटल के अलावा, तो उसमें हमारे पास इन्हेलेशन आता है, ठीक है। इन्हेलेशन दोनों तरीके से हो सकती है, नोज़ से भी हो सकती है, माउथ से भी हो सकती है। यहाँ पे क्या होता है कि ड्रग जो होती है हमारी वो रैपिडली जो है वो डिलीवर हो जाती है टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक, टू द पल्मोनरी एपिथेलियम, यानी हमारे लंग्स में बहुत जल्दी चली जाती है, ठीक है। और ये सबसे इफ़ेक्टिव और सबसे अच्छा कन्वीनियंट तरीका है उन पेशेंट्स के ज़रिए जिनको भी कोई भी एस्थमा है या कोई भी जो है वो पल्मोनरी डिजीज़ है। इन्हेलेशन, ओरल इन्हेलेशन के ज़रिए से हम जो है वो दे सकते हैं हमारे ब्रोंकोडाइलेटर्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद जो नेज़ल इन्हेलेशन होती है उसमें हम डायरेक्ट जो है वो ड्रग जो भी हमने देनी है वो हम अपनी नोज़ में देते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल नेज़ल कंजेशन है कोई, तो नेज़ल डीकंजेस्टेंस जो हम देंगे वो किसकी वजह से देंगे, किस तरीके से देंगे, ऑब्वियसली नेज़ल डीकंजेस्टेंट्स दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वो हम नेज़ल कैविटी के ज़रिए से देंगे, नोज़ के ज़रिए से देंगे। अच्छा, यहाँ पे मज़े की बात ये है कि ऑस्टियोप्रोसिस हो गई, ठीक है, या हमारे पास हो गई डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है, डायबिटीज़ इंसिपिडस और ओस्टियोप्रोसिस की भी जो ड्रग्स हैं वो हम नेज़ल स्प्रे के ज़रिए से दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ओक्यूलर रूट है, कोई भी आई ड्रॉप्स हैं वो हम डाल सकते हैं आई के अंदर, और दूसरे आई के इंजेक्शंस भी होते हैं जो आई के अंदर लगते हैं, ठीक है, तो ये ओक्यूलर रूट हो गया। उसके बाद हमारे पास टॉपिकल एप्लीकेशन, कोई भी हमें लोकल इफेक्ट हमने कराना है, यानी हमारी फॉर एग्जांपल जैसे कि हम ये अपना क्या उसको कहते हैं, जैसे कि हम वोल्ट्रल जेल लगा लेते हैं किसी भी
उस मतलब कोई भी हमें कोई भी बर्न इंजरी हुई है, कोई भी हमें कहीं पेन है, ठीक है, हमने लोकली किसी भी चीज़ को अप्लाई किया है, किसी ड्रग को अप्लाई किया है स्किन के ऊपर, ठीक है, तो उसको हम उस रूट को हम कहते हैं कि ये टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन है। उसके बाद हमारे पास है ट्रांसडर्मल रूट, ठीक है। ट्रांसडर्मल में क्या है कि हम एक पैच लेते हैं कोई भी, ठीक है, उसको स्किन के ऊपर रखते हैं और उससे क्या होता है कि हमारी स्किन जो है वहाँ से एब्जॉर्प्शन हो जाती है उस ड्रग की, ठीक है। यहाँ पे जो भी एब्जॉर्प्शन हो रही है उसका जो रेट होता है वो वेरी करता है, ठीक है। वेरी किस चीज़ पे करता है कि जो ड्रग हम ले रहे हैं उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी कितनी है। अगर जो भी ड्रग लिपिड सॉल्युबल जितनी ज़्यादा होती है उसकी एब्जॉर्प्शन उतनी ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। और दूसरा हम देखते हैं कि हमारी जो स्किन है उसकी फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सही हो गया। उसके बाद एक और रूट है हमारे पास जिसको हम कहते हैं रेक्टल रूट। अच्छा, अब देखें कि अगर हम बात करें रेक्टल की तो हम ड्रग्स को रेक्टम के ज़रिए से इसलिए एडमिनिस्टर करते हैं कि हमारा जो रेक्टल रीजन की जो ब्लड की ड्रेनेज है, ठीक है, वहाँ पे 50% जो है वो बाईपास कर जाती है किस चीज़ को, पोर्टल सर्कुलेशन को, ठीक है। पोर्टल सर्कुलेशन खुद में जब नहीं जाएगी तो वो लिवर के अंदर नहीं जाएगी। जब लिवर के अंदर नहीं जाएगी तो उसकी जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वाला इफेक्ट था वो मिनिमाइज हो जाएगा। बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो है ड्रग्स की, यानी कॉन्जुगेशन थी, ग्लूकुरोनिडेशन, ठीक है, या एसिटाइलेशन, वो सब कुछ जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। उसके कम होने की वजह से क्या होगा कि हमारी ड्रग अच्छे तरीके से अवेलेबल हो सकेगी सिस्टमिक सर्कुलेशन में। दूसरा, ये स्टमक में जाने का और इंटेस्टाइन में जाने का पंगा भी नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे जो पीएच थी स्टमक की कम तरीन, ठीक है, और इंटेस्टाइन के जो भी एंजाइम्स वगैरह थे वो भी इस ड्रग को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि अगर हम ओरल तरीके से कोई भी ड्रग ले रहे हैं और हमें वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है, तो उसके बाद क्या कहते हैं, हम रेक्टम के ज़रिए दे देते हैं, वॉमिटिंग का चक्कर भी ख़त्म हो जाता है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, ठीक है, वो ओरली नहीं ले सकता तो हम रेक्टम के ज़रिए दे देते हैं। अब ये नहीं कि हर चीज़ के सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं, इसके नुकसान भी हैं। इसका नुकसान ये होता है कि जो एब्जॉर्प्शन होती है रेक्टल वो इनकम्प्लीट होती है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन सही नहीं होती। और दूसरा ये होता है कि कुछ जो ड्रग्स होती हैं वो हमारे रेक्टल म्यूकोजा को जाके इरिटेट कर देती हैं, ठीक है, इरिटेशन हो सकती है। उसके बाद ये पारेंटल रूट हो गए हमारे पास, ठीक है, बाकी रूट्स हो गए। हाँ, एक सच रह गया, दूसरा वो एक होता है हमारे पास इंट्राथीकल, ठीक है, इंट्राथीकल या इंट्रावेंट्रिकुलर, ठीक है। इसमें ये है कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस करने के लिए हमें कुछ ऐसी ड्रग देनी पड़ती है जो बहुत ही स्मॉल हो साइज़ में और बहुत ही ज़्यादा लिपोफिलिक हो, ठीक है, वो ड्रग देनी पड़ती है हमें। तो अब ब्लड ब्रेन बैरियर एक मतलब कि हिंड्रेंस एक तरह की कॉज कर रहा है, तो हमने अगर हमें रैपिड इफेक्ट चाहिए, ठीक है, लोकल इफेक्ट चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसके अंदर ही जो है वो ड्रग को एडमिनिस्टर कर देते हैं, ठीक है। इसमें हम बात करें एग्जाम्पल की तो एम्फोटेरेसिन बी, ठीक है, एम्फोटेरेसिन बी जो है वो हम डायरेक्टली इंट्राथीकल या इंट्रावेंट्रिकुलर रूट के ज़रिए से देते हैं, जो कि हम मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट में हम एम्फोटेरेसिन बी जो देते हैं वो किसके ज़रिए से देते हैं, इंट्राथीकल या इंट्रावेंट्रिकुलर, ठीक है। ये हो गए सारे राउट्स जिनके ज़रिए से हमने ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर लेकर गए हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा हमारे पास क्या थी, एक तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसके बाद हमारे पास आती थी एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्ब होके उसने किस चीज़ के अंदर जाना है, प्लाज्मा के अंदर जाना है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे पास आता था मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के बाद हमारे पास आता था एलिमिनेशन। तो उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में देखते हैं।